नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडी का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से और जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज कहां किस तरह की एक्टिविटीज दिख रही है। गोल्ड और सिल्वर फेड की बैठक से पहले यहां पर तेजी दिख रही है, हल्की तेजी। कल के सत्र में काफी दबाव दिख रहा था, आज हल्की खरीदारी यहां पर दिख रही है। गोल्ड 59,800 के ऊपर और सिल्वर है 73,500 के आसपास। क्रूड की बात करें तो कल 4% तक टूटने के बाद आज हल्की तेजी यहां पर दिख रही है, $72 के करीब ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस की बात करें तो खरीदारी अच्छी दिख रही है, 2% ऊपर एमसीएक्स पर 190 रुपए के पास और नाइमेक्स पर $2.25 के आसपास। कॉपर 722 के ऊपर। इसके अलावा जिंक, एल्युमिनियम में भी हल्की खरीदारी दिख रही है। एग्री मार्केट में जीरा अच्छी तेजी है, 48,500 रुपए के ऊपर अब पहुंच चुका है भाव। एक्सपोर्ट मांग से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। हल्दी में भी आज खरीदारी है, लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है, 1% से ज्यादा की तेजी यहां भी दिख रही है। धनिया भी 6,000 के ऊपर है, यहां पर भी निचले स्तरों पर खरीदारी दिखी है। ग्वारसीड और ग्वारगम 9,900 के आसपास अब ग्वारगम पहुंच चुका है। कल भारी गिरावट के बाद कल 6% तक की गिरावट दिखी थी ग्वारगम में और आज खरीदारी है लोअर लेवल पे 9,900 रुपए के करीब। ग्वारसीड का वायदा 5,100 रुपए के आसपास, 1% की तेजी यहां पर दिख रही है। चलिए, कुछ बड़ी बातें हो गई, लेकिन अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह की के बड़े इवेंट्स है, आज किस तरह का रुख रह सकता है। सबसे पहले आशीष पेटे साहब से हमने बात की थी, पूर्व चेयरमैन हैं जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के। उन्होंने बुलियन मार्केट को लेकर उनकी क्या राय बन रही है, क्या हाजिर में किस तरह की डिमांड है, क्या 60,000 के भाव को जो ग्राहक हैं वो क्या डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट से किस तरह के सेंस मिल रहे हैं, तमाम मुद्दों पर हमने उनसे चर्चा की। आइए वो पहले आपको सुनवा देते हैं। 2000 नोट बैन के बाद से किस तरह से लोगों की बाइंग आई? क्या 2000 नोट के जरिए भी खरीदारी की कोशिश हुई थी या नंबर ऑफ 2000 नोट ज्यादा तो नहीं बढ़ गए ज्वेलरी स्टोर्स पे? जब वो 2000 नोट्स का डिसकंटिन्यू करने का न्यूज़ आया था तो लोगों के मन में डर था कि अरे बहुत सारे लोग आ जाएंगे और 2000 के नोट लेके आएंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमने ऐसा कोई अर्जेंसी या कोई भागा दौड़ी हमने रिटेल स्टोर्स में तो नहीं देखी। जो रूटीन बिजनेस होता था जिसमें 2000 का जो प्रपोर्शन आता था उसी हिसाब से आ रहा है, कोई भागा दौड़ी नहीं है। 60,000 रुपए सोने के भाव को क्या कस्टमर डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि आप भी स्टोर्स में बैठते होंगे, लोग ये तो आके पूछते नहीं कि भाव कब कम होगा? नहीं, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है सबका कि भाई साहब भाव कब नीचे आएंगे तो हमें खरीदारी करनी है। लेकिन सोना या ऐसा एक मेटल है जिसकी कीमतें अगर आपने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड देखा है तो 5-10 रुपए से शुरू होकर आज 60,000 पे आई है। तो इट इज़ इन्फ्लेशन अगेंस्ट हेज। तो जैसे जैसे रुपये की कीमत धीरे धीरे कम होती है और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसी हिसाब से सोने की कीमत भी बढ़ती जाएगी। और आपने अगर देखा होगा कि 10,000, 20,000, 30,000 करते करते हर एक पड़ाव पे जब कभी भी सोना आया है वो पार करके आगे गया है, उसके बाद उसने नीचे वाले पड़ाव पे कभी भाव नहीं आया। एक बार 40,000 पे आया तो उसके बाद 30,000 कभी टच नहीं हुआ, 50,000 होने के बाद 40,000 नहीं आया और अभी 60,000 होने के बाद वापस मुझे 50-52 आते हुए नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही डेटा है, ये हमने भी कई बार इसका जिक्र भी किया है। अब मेरा अगला सवाल होगा, आप एज ए ज्वेलर नहीं एक्सपर्ट के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में अगर आपको गोल्ड रखना होगा तो किस भाव पर आप खरीदना पसंद करेंगे? आई थिंक 58,500 शुड बी द बेस्ट प्राइस यू कैन गेट। लेकिन जैसे अपन स्टॉक मार्केट में यू कैन नॉट टाइम इट परफेक्टली, वैसे सोने के मार्केट में भी है कि आप 58,500 के लिए रुक के मत रहिए। हर एक डिप पे थोड़ा थोड़ा सोना खरीदती जाइए तो आपको एवरेज भाव सही मिल जाएगा। ओके, चांदी को लेकर क्या लग रहा है? चांदी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला, वापस से रिकवरी दिख रही है। क्या लग रहा है किस तरह चांदी की चाल रहेगी और चांदी आपको अगर खरीदना हो तो किस लेवल पे खरीदेंगे और बेचेंगे कब?
चांदी की चाल थोड़ी पिछले एक आध साल में सोने से थोड़ी अलग है। भले डायरेक्शन दोनों की सेम है, लेकिन कभी चांदी आगे दौड़ जाती है, कभी सोना आगे दौड़ जाता है। मुझे आगे 78 तक एक बार चांदी जाएगी इन नियर फ्यूचर, ऐसा लग रहा है। और एक बार 67 500 68 का बॉटम एक बार आ सकता है। ओके, ये क्या टाइम फ्रेम क्या रहेगा, किस टाइम फ्रेम के लिए आप बात कर रहे हैं? ये आने वाले 6 महीने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। इसमें 67 500 एक बार बॉटम आ सकता है, और आगे चल के 78 तक एक बार ऊपर जाने की गुंजाइश है, अगर कोई स्पाइक आता है तो ये थे आशीष पेठे साहब, डायरेक्टर हैं वामन हरी पेठे के, और साथ ही जेम ज्वेलरी काउंसिल, जो देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी संगठन है, उसके पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए और हाजिर में किस तरह की डिमांड है वो उस पर आपने सुना, लेकिन आज किस तरह से आपको ट्रेड करना है, क्योंकि एफओएमसी की आज से बैठक शुरू हो रही है। कल ब्याज दरों को लेकर फैसला भी आ जाएगा कि ब्याज दरें पर ब्रेक लगते हैं, पॉज किया जाता है, या फिर से 1/4% की बढ़ोतरी होती है। जिगर, सबसे पहले आप बताइए, आप क्या लग रहा है, आपको किस तरह के फैसले की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं, और आज अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो किस तरह से एहतियात बरते, क्या सलाह है, किन लेवल्स का ध्यान रखे गोल्ड में और सिल्वर में? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। मुझे लग रहा है, जाहिर सी बात है, आज यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, एंड कल जैसा कि आपने बताया एफओएमसी की आउटकम आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के मार्केट यहाँ पे लेके चल रहा है कि यहाँ पे पॉज का यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जो प्रोजेक्शंस आएंगे उस पर मार्केट की नजर रहेगी कि टुवर्ड्स दिसंबर मार्केट यहाँ पे पॉज या कट या एक बार का इंटरेस्ट रेट हाइक भी एक्सपेक्ट कर रहा है। सो डॉट चार्ट प्रोजेक्शंस ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। दी स्टेटमेंट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दैट विल आल्सो बी वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस टाइम। उसके बाद हमें ईसीबी की भी यहाँ पे सेंट्रल बैंक मीटिंग है, फिर ईसीबी की फिर बैंक ऑफ जापान भी है। सो सेंट्रल बैंक्स के नाम से अगर मैं बात करूं तो ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है गोल्ड में थोड़ी बहुत यहाँ पे बिकवाली आ सकती है। 1958 1960 के आसपास जो स्पॉट गोल्ड चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, 1950 1945 के लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं फॉर इंट्राडे एटलीस्ट। मुझे लग रहा है कि अगर किसी भी भाव यहाँ थोड़ा सा अगस्त गोल्ड में थोड़ा सा बाउंस भी आता है, सो वन शुड गो शॉर्ट 59,700 के आसपास, 59,800 का स्टॉप लॉस लेके चले 59,500 के टारगेट के लिए। तो ये व्यू जिगर की तरफ से आ रही है। अब भाविक, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की इस अहम इवेंट से पहले, किस तरह से ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। देखिए, ऑफ कोर्स आज यूएस का सीपीआई का डेटा है, कल के बाद 2 दिन में एफओएमसी है, और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 10 कंसेक्यूटिव रेट हाइक के बाद शायद पॉज आ सकता है, एटलीस्ट मार्केट का एंटिसिपेशन है। बट जैसे जिगर भाई ने बताया कि क्या आगे जाके फेड डॉट है, क्या उनकी प्रोजेक्शन है, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। बट अगर चांदी की बात करें तो आई थिंक गोल्ड और सिल्वर में मुझे चांदी थोड़ी बेहतर लग रही है, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड सिल्वर का रेशियो भी देखे तो इट इज अबव 80। दैट मीन्स के जो रेशियो है थोड़ा ओवर स्ट्रेच है, और आगे जाके आई थिंक सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकती है। आज के दिन अगर चांदी में देखूं तो मुझे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ इसमें भी दिख रही है, तो चांदी में एक बार बाय की मैं रिकमेंड कर सकता हूं। अगर थोड़े डप आती है अराउंड 73,050 के करीब तो बाय कर सकते हैं 74,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 72,600 का। भैया, आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर में आज? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। अगर मैं सोने की बात करूं तो सोना एक ब्रॉड रेंज में कारोबार का है, 59,500 से 60,100 तक। जैसे कि डेटा हैवी वीक है, काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा, इन्फ्लेशन डेटा है। रात को फेड का आउटकम आ जाएगा, थर्सडे को हमें उसका इम्पैक्ट दिखने मिलेगा, और साथ में थर्सडे को वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा भी है। तो मुझे लगता है कि काफी हमें अफरा तफरी देखने मिल सकती है। तो ट्रेडर्स को इंट्राडे में ट्रेड करना चाहिए, उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आगे ट्रेड करे, वो मेरा एडवाइस रहेगा। जैसे कि ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि फेड पॉज करे, 75% प्रोबेबिलिटी पॉज की है, तो मे बी गोल्ड को एक सपोर्ट मिल सकता है। गोल्ड में बाय ऑन डिप्स करूंगा 59,500 के अराउंड, स्टॉप लॉस 59,300 का, और टारगेट ऊपर में 59,750 का मीटे। और सिल्वर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 73,000 के अराउंड, स्टॉप 72,700 का है, और टारगेट ऊपर में 73,400 का मेंटेन करें। चलिए, गोल्ड और सिल्वर के बाद अब बात कर लेते हैं एक और अहम खबर की, वो है गेहूं पर सरकार ने 15 साल में पहली बार स्टॉक लिमिट लगा दी है। क्या
क्यों ये स्टॉक लिमिट लगाई गई है और इसके क्या मायने हैं और ग्राउंड पर इसका क्या असर हो सकता है, तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। अजय जैन साहब हैं हमारे साथ, गेहूं कारोबारी है। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर मंडियों में थोड़े बहुत दाम तो बढ़े थे, लेकिन थोक में और रिटेल में उस तरह की तो कुछ एक्टिविटीज दिखी नहीं है कीमतों में। क्यों सरकार ने अचानक ये फैसला लिया है सर, आप क्या सेंस कर रहे हैं? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। मुझे लगता है सरकार के इस कदम को हमें क्यूरेटिव मेजर की बजाय प्रिवेंटिव मेजर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ आज हमें ऐसी कोई परिस्थिति नजर नहीं आती कि सरकार को स्टॉक लिमिट इम्पोज करना पड़े। लेकिन भविष्य को देखते हुए सरकार ने इस तरह का जो निर्णय किया है उसे हम प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में देखते हैं। ओके अजय जैन साहब, अब मेरा सवाल ये होगा, स्टॉक लिमिट का जो लेवल है ये तो फिर नहीं लगाने की तरह का हो गया, तो इसे क्या कहें आप? 3000 टन ये तो एक बड़ा स्तर है, इससे ज्यादा अब कोई तो रखता नहीं होगा स्टॉक में। सरकार के इस कदम को हमें इस तरह से देखना चाहिए कि सरकार ये पता लगाना चाहती है कि कोई अवांछित स्टॉकिंग या किसी भी तरह का कोई अनधिकृत होल्डिंग गेहूं के स्टॉक में कोई कर रहा है या नहीं। तो सभी को, स्टॉकिस्टों को, होलसेल ट्रेडर्स को, प्रोसेसर को अपना स्टॉक डिक्लेयर करना है पोर्टल पे, जिससे सरकार को भी ये पता चल सके कि वास्तविकता में गेहूं का स्टॉक किसके पास कितना है, ताकि उस हिसाब से आगे की नीतियां सरकार निर्धारित कर सके। ओके, सरकार का जो लक्ष्य था 1120 लाख टन का, आपको लग रहा है कि गेहूं उत्पादन उतना ही रहने वाला है? सरकार ने तो थर्ड एडवांस एस्टिमेट में भी अपना गेहूं का उत्पादन 1120 लाख टन ही बताया है, लेकिन हमारे हिसाब से ये कुछ भी 5-7% कम ही होना चाहिए, जो कि सरकार के प्रोक्योरमेंट नंबर से भी नजर आता है। ओके सर, सरकार का प्रोक्योरमेंट का टारगेट 342 लाख टन का था, जिसके सामने 262 लाख टन ही सरकार प्रोक्योर कर पाई है। ओके, तो उससे भी लगता है कि प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं है जो सरकार के एडवांस एस्टिमेट शो कर रहे हैं। ओके सर, 28 जून से सरकार ओएमएसएस के जरिए गेहूं भी बेचने वाली है, क्या लग रहा है इससे भाव पर कुछ असर होगा, दबाव आएगा, भाव कुछ नीचे आ सकते हैं गेहूं के? निश्चित तौर पे ओएमएसएस से जो सरकार गेहूं बेचना चाहती है उससे मार्केट को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी, जो सप्लाई को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलने वाली है। पिछली बार हमने देखा कि सरकार ने ओएमएसएस के तहत जो बिक्री की थी वो बहुत ही लेट शुरू किया था, फरवरी से, और सरकार ने इसको भी हम प्रिवेंटिव मेजर के रूप में देखते हैं कि जो अभी 28 जून से जो सरकार बता रही है चालू करने वाली है, और एक जो 15 लाख टन का अभी हमने जस्ट उसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही है 15 लाख टन का फर्स्ट ऑक्शन जो गवर्नमेंट करने वाली है वो 28 जून से होगा। ओके, अब आखिरी सवाल, अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पूरे साल में सरकार स्टेप बाय स्टेप ऑक्शन करके पूरे साल एक निर्धारित स्तर पे गेहूं की कीमतों को बना के रखना चाहती है, ताकि बाजार में किसी तरह का कोई पैनिक या तेजी का एनवायरनमेंट क्रिएट ना हो। ओके सर, अब आखिरी सवाल आपसे होगा, 1 महीने पहले गेहूं का क्या भाव था, किस रेंज में गेहूं के भाव थे, और आज के तारीख में क्या भाव है? देखिए विश्वमोहन जी, गेहूं के बाजार 1 महीने पहले जो थे और जो जहां पे आज हम खड़े हैं 3-4% की तेजी जरूर आई है, लेकिन ये सामान्य और स्वाभाविक तेजी है, जो कि सीजन के टाइम में भारी अराइवल्स का प्रेशर रहता है, काफी बड़ी क्रॉप है गेहूं की, उस सब को देखते हुए जो दाम थे, और आज 2 महीने के पश्चात स्टॉकिस्ट को या ट्रेडर को भाड़ा लगता है, इंटरेस्ट लगता है, रेंट लगता है, काफी सारी चीजें हैं, तो इस तेजी को हम अस्वाभाविक नहीं कह सकते। ये स्वाभाविक है, और किसी भी इतनी बड़ी क्रॉप में जब अराइवल का प्रेशर रहता है तो स्वाभाविक रूप से कीमतें कुछ नीचे होती है। ओके, अजय जैन साहब एक छोटा जवाब और दे दीजिएगा, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बन रहा है, किस तरह की सप्लाई की स्थिति है अब वहां पर? देखिए, इंटरनेशनल जो हमने अभी रिपोर्ट में देखा, यूएसडीए की अच्छा प्रोडक्शन नंबर है, पिछले साल से ज्यादा प्रोडक्शन इस बार करंट ईयर में गेहूं का में दिखाई दे रहा है। मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि रूस और यूक्रेन की स्थिति क्या है फिलहाल एक्सपोर्ट की?
वहां से किस तरह के एक्सपोर्ट के नंबर आपको दिख रहे हैं ग्लोबली? देखिए, रूस और यूक्रेन का जहां तक सवाल है, वहां का सोइंग नंबर अभी काफी अच्छा आ रहा है। तो उसको देखते हुए आने वाले समय में काफी सारी चीजों पे डिपेंड करने वाला है कि ब्लैक सी का जो अभी इनका कॉरिडोर है, वो भी जो खबरें आ रही है उस हिसाब से रूस आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सब चीजों पे काफी निर्भर करेगा। लेकिन आज की तारीख में जो उच्च स्तर पे गेहूं की कीमतें विश्व में भी चली गई थी, उससे काफी ज्यादा कीमतों में सुधार आया है, या मतलब जिसको कहना चाहिए नियंत्रित हुई है। ओके, शुक्रिया जयंत साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरी एनालिसिस समझा दी घरेलू से इंटरनेशनल मार्केट को लेकर और क्या इसका फैसला हो सकता है। हालांकि जो स्टॉक लिमिट तय की गई है उससे कारोबारियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये अजय जैन साहब ने साफ कर दिया है, क्योंकि लिमिट काफी ज्यादा है। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नॉन एग्री मार्केट का वापस से रुख कर लेते हैं। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कल के सत्र में कच्चा तेल 4% से ज्यादा टूट गए थे दाम। एमसीएक्स पर तो 4.5% तक की गिरावट आई थी, लेकिन आज हल्की रिकवरी की यहां पर कोशिश हो रही है। क्या लग रहा है दिव्या गगलानी आपको, कच्चा तेल आज की जो रिकवरी की कोशिश है, हालांकि रिकवरी अब धीरे धीरे गायब हो रही है, 5,600 पे अब एमसीएक्स क्रूड आ गया है, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? आज भी बेच कर जाएं या खरीदारी का मौका आपको दिख रहा है यहाँ पर? कच्चा तेल की मैं बात करूँ तो एक सेलिंग प्रेशर में लास्ट वीक जो हमने रिलीफ रैली देखने मिली थी सऊदी अरेबिया के जो प्रोडक्शन कट के स्टेटमेंट के बाद पर जो सामने डिमांड कंसर्न है स्पेशली चाइना और यूएसए में, तो उसके वजह से सेलर्स है वो थोड़े हावी हो गए और साथ में रिसेशनरी कंसर्न भी है वेस्टर्न कंट्रीज में। और चाइना का जो ट्रेड डेटा आया था वो भी वीक आया था, तो वो उसके वजह से भी क्रूड ऑयल जो है थोड़ा दबाव में। और एक तरफ रशियन जो है वो काफी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मार्केट में काफी ज्यादा अच्छे मात्रा में क्रूड ऑयल जा रहा है। तो हमें कोई भी मतलब साउथ का जो स्टेटमेंट था प्रोडक्शन कट का, तो उसका हमें कोई असर देखने भी मिल नहीं रहा है। और मेरे हिसाब से सेल ऑन राइस का ही व्यू रखना चाहिए हमें कच्चे तेल में। 5,600 का जो पुट ऑप्शन है वो 70 के अराउंड बाई करे, स्टॉप लॉस हम 50 का रखे और टारगेट हम 100 में 100 का मेंटेन करे। ये मेरा इंट्राडे के लिए कॉल रहेगा। तो पुट खरीदने की सलाह दिव्या की है। दिव्या को लग रहा है कि यहाँ से और गिरावट आ सकती है, इसलिए वो पुट खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जिगर आप सहमत है दिव्या से? आपको भी लग रहा है कमजोरी बढ़ सकती है क्या कच्चे तेल में फिर से? जी बिल्कुल विश्व मोहन, सेल ऑन राइस का हमारा भी स्ट्रेटजी है यहाँ पे जो हम रेकमेंड कर रहे हैं। एक तो ग्लोबल डिमांड ड्रास्टिकली कम हो रही है और जो सप्लाई है वो बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल हमने देखा है जो 6,000 वाला क्रूड था वो 3 दिनों से लगातार गिरावट की वजह से 5500 के आसपास आ गया है। तो मुमकिन है प्राइसेस में थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, लेकिन सेल ऑन राइस जैसे कि मैंने बताया दैट्स अ स्ट्रेटजी दैट वी आर रिकमेंडिंग। जून कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो शॉर्ट अराउंड 5600 5660, स्टॉप लॉस लेके चले 5480 के टारगेट के लिए। चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। भाविक, आपकी सलाह नेचुरल गैस में क्या होगी? 2% की तेजी आज यहां पर दिख रही है 190 के आसपास, क्या करें? इसमें नेचुरल गैस अगर देखें तो 195 से 180 के बीच में एक रेंज में स्टक हो गया है। कल हमने देखा कि थोड़ा वेदर फोरकास्ट की वजह से डिमांड शायद आ सकता है, इसलिए तेजी देखने को मिली है। बट आई थिंक जब तक 200 के ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा कि नेचुरल गैस में कुछ तेजी आ सकती है, क्योंकि अभी भी प्रोडक्शन डेटा और इन्वेंट्रीज देखे तो ट्रिपल डिजिट में है। तो आगे जाके भी अगर आई थिंक माइल्ड विंटर आएगी तो मुझे नहीं लग रहा कि नेचुरल गैस में तेजी हो सकती है। किसी को भी ट्रेड लेना है तो आई थिंक ये रेंज के बाहर आता है तो ही एक बार मैं ट्रेड के रिकमेंड करूंगा। खास करके अगर नेचुरल गैस 200 के ऊपर जाता है तो ऑफकोर्स बाय कर सकते हैं 215 के टारगेट के लिए और 190 के स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट जब तक 185 से 195 के बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक अभी मुझे अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा सा रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है नेचुरल गैस में। ओके, जिगर आप क्या सलाह देंगे एनजी में? अगर मैं सेम व्यू के साथ जाऊं तो इट्स बेटर टू गो लॉन्ग इन 190 कॉल ऑप्शन। 23 जून का जो एक्सपायरी है 8 रुपए के आसपास वो मिल रहा है एंड टारगेट वुड बी 18 रुपए। स्टॉप लॉस 5 का हम लेके चल सकते हैं यहाँ पे। दिव्या, आपकी सलाह क्या है? ऑप्शन में कोई ट्रेड है तो वो बता दीजिएगा एनजी में। नेचुरल गैस जैसे कि डिस्कस किया कि एक छोटे से दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। माइल्ड वेदर का एक्सपेक्टेशन है और आउटपुट में भी रिकवरी देखने मिली है, तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब हमें तेजी देखने मिल सकती है अनलेस एंड अनटिल वो 200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। तो सेल ऑन राइस का मेरा व्यू रहेगा 200 का जो पुट ऑप्शन है वो 12 के अराउंड बाई करे, स्टॉप लॉस हम 9 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 16 का मेंटेन करें।
कॉपर में आज रिकवरी दिख रही है, आधे % के आसपास की तेजी है, क्या करना चाहिए कॉपर में दिव्या? कॉपर की मैं बात करूं तो एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है 715 से लेके 730 तक। जब तक हमें फेड का आउटकम नहीं आता, जब मुझे लगता है कि ये रेंज में कारोबार करता रहेगा। मे बी आफ्टर थर्सडे हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिले। अभी थोड़ा सा रैली आ चुका है, तो मैं अपना जो लेवल से रिवाइज करना चाहूंगा। बाय ऑन डिप्स कम कर सकते हैं 720 के अराउंड। स्टॉप लॉस हम 717 का रखें और टारगेट ऊपर में 725 का मेंटेन करें। ओके, तो ये कॉल कॉपर पे है 7 और टारगेट केवल 725 का था दिव्या। हाँ, 725 का मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये इनका नया टारगेट 725 का, 720 पे आपको खरीदना है, 717 का स्टॉप लॉस। भाविक, आप जिंक पे बताएं, जिंक का सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहा है, मेटल में 1% ऊपर है, 213 के ऊपर, क्या करें जिंक में आज? देखिए जिंक में 204 205 का मुझे लग रहा है कि एक बॉटम बन चुका है, और आई थिंक एक 213 14 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऊपर 218 220 तक भी दिख सकता है। तो अभी भी ट्रेंड आई थिंक पॉजिटिव है, तो जब तक 204 के नीचे नहीं जाता तब तक बाउंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। इंट्राडे जून कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 212.50 के करीब आता है तो बाय के रिकमेंड दूंगा 214.50 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 211 का। जिगर, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम तीनों में आप बताइए कि तीनों में आपकी कॉल क्या है? मैं यहाँ पे हमारी बाय की ही कॉल है। कॉपर की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, जून कॉन्ट्रैक्ट 721 पे बाय करके चले, 718 स्टॉप लॉस, 727 का टारगेट। जिंक में अगर मैं बात करूं, जिंक जून कॉन्ट्रैक्ट 213 पे बाय करे, 212 का स्टॉप लॉस, 215 के टारगेट के लिए। और एल्यूमिनियम की अगर मैं लास्ट में बात करूं, जून कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 203, 202 स्टॉप लॉस, 205 इज टारगेट। चलिए, अब बेस मेटल्स के बाद अब एक बार फिर से हम एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। एग्री मार्केट में आज जीरे में अच्छी तेजी दिख रही है, जीरे पर क्या व्यू है भाविक, क्या लग रहा है जीरे में वापस से फिर से नया रिकॉर्ड बनेगा क्या आज 1-2 दिनों में? कंसोलिडेशन फेज के बाद अगर हम देखें तो वापस से तेजी आ गई है, और इस बार एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी अच्छे हैं, और अगर सीरिया और टर्की के प्राइसेस हमारे से कम थे, बट उनके प्रोडक्शन इतना नहीं है कि वर्ल्ड को पूरा देख सकते हैं। तो आई थिंक वापस से लोगों की फोकस इंडिया पे आ चुकी है, और हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में वापस से तेजी आ रही है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी एटलीस्ट 50,000 के ऊपर हम देख सकते हैं। तो जीरे में अगर कोई भी डिप आता है अराउंड 4200 के करीब तो बाय कर सकते हैं 46,800 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 49,900 का। अंडर में क्या करें, आज यहाँ पर हल्की रिकवरी दिख रही है, 6,000 के आसपास है धनिया, भाविक क्या करें यहाँ पर? देखिए सारे मसाले पैक में तेजी दिख रही है, तो आई थिंक धनिया में भी हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है। ऑल्दो मुझे मेजर नहीं लग रही है, क्योंकि इस बार जो क्रॉप है वो ज्यादा है लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली। तो बाकी सारे स्पाइसेस में ये थोड़ा लेगट रहेगा, बट आज के दिन एटलीस्ट धनिया में बाय की रिकमेंडेशन है। 6040 के करीब अगर आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं 6140 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5980 का। अब इसके बाद अब ग्वार की चाल देख लेते हैं। ग्वार में आज अच्छी तेजी है, ग्वारगम का वायदा 9900 रुपए के ऊपर है, 9900 के ऊपर 2% से ज्यादा की तेजी है। ग्वार सीड 5100 के ऊपर है, यहां पर भी 1.5% तक की तेजी दिख रही है। क्या लग रहा है भाभी कि यहाँ पर ग्वार में क्या करना चाहिए, क्या ये तेजी और बढ़ेगी क्या? एटलीस्ट शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन है। आई थिंक जो क्रूड में कच्चे तेल में हमने जो बड़े भारी गिरावट देखी थी उसकी वजह से कल गोवा सीड और गोवा गम में सेलर सर्किट देखने को मिली थी, और आज मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट करना थोड़ा ज्यादा रिस्की रहेगा। तो दोनों में बाय की रिकमेंड करूंगा, स्पेशली गोवा सीड जहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 5300 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं कल के लो का जो 5080 है। यहाँ पर भी आज हल्की रिकवरी दिख रही है, 2500 के आसपास है, क्या करना चाहिए यहाँ पर भाभी? जी कौन सी बात कर रहे हैं? कॉटन सीड ऑयल केक। जी कॉटन सीड ऑयल केक में अगर मैं देखूँ आई थिंक 2440 से 2460 का एक सपोर्ट बन चुका है। ऊपर 2560 तक ही मुझे लग रहा है कि ऊपर का सीमित रहेगा रेजिस्टेंस, तो इंट्राडे यहीं से बाय कर सकते हैं 2480 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 2550 का। आई थिंक 1 से 2 दिन में और मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंडेड ट्रेड रहेगा। कर लेते करेंसी मार्केट की, जहां पर डॉलर के मुकाबले काफी समय से एक रेंज में ही रुपया कारोबार कर रहा है, आज 82.4 के आसपास है। क्या लग रहा है जिगर, क्या व्यू है आपका करेंसी मार्केट को लेकर?
कल इंडिया के सीपीआई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स आए थे। वैसे तो वो पॉजिटिव थे, लेकिन हालांकि जिस तरीके के इकोनॉमिक इवेंट्स, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज पे जो मार्केट का ध्यान है, रुपी में थोड़ी बहुत कम यहाँ पे स्ट्रेंथ लौटी है। लेकिन फिर भी हमें लग रहा है, क्रूड का प्राइस भी देख लीजिए, क्रूड भी काफी हद तक नीचे आ गया है। मुझे लग रहा है ओवरऑल रुपी के फेवरेबल ही यहाँ पे ट्रेड लेने का हमारा यहाँ पर रिकमेंडेशन है। सो जून कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो शॉर्ट अराउंड 82.45, 82.60 के स्टॉप लॉस के साथ चले। 82.20, 82.15 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया जिगर आपका, दिव्या आपका Thank you. और भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए होगा एफएमई जंक्शन। नमस्कार।